Yes, friends. Good evening. Chalo, guys, can we start? Yesterday we had completed with revision of all the provisions relating to salary. Now we are supposed to solve some exam questions. Okay. So first we'll be solving most recent Jan 26 में जो question पूछा था salary से related. The question was bit simpler. Okay. हाँ भले Jan 26 का वैसे पेपर इंटरेस्टिंग था, very interesting. लेकिन सैलरी से रिलेटेड वी कैन से द क्वेश्चन वाज वेरी एवरेज, तो वी हैव टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटिंग टू सैलरी Jan 26 एंड September 26 डायरेक्टली साइड से सॉल्व करेंगे एंड देन अदर एग्जाम क्वेश्चंस विल बी सॉल्विंग फ्रॉम आवर क्वेश्चन बैंक. ओके चलो, तो आपके सामने ये Jan 26 का क्वेश्चन है. देखिए टोटल इनकम का क्वेश्चन बस इतना सा था. ये फर्स्ट पेज, ये सेकेंड पेज, बस 2 पेज का क्वेश्चन था. एक्चुअली इट वाज वेरी लेंथी दो. हाँ ये 6 मार्क्स का सैलरी पे क्वेश्चन था स्ट्रेट अवे. ओके रीड करिए और आई विल रीड फॉर यू. मिस्टर सुरेश, एज 55 years, रेसिडेंट इंडिविजुअल एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट कंपनी. क्या हुआ? बंद क्यों किया? फिर एक बंद एक चालू. प्रीवियस लेक्चर में बंद ही था. ठीक है, कमिंग बैक, रीडिंग बैक अगेन. मिस्टर सुरेश, एज 55 years, रेसिडेंट इंडिविजुअल एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट कंपनी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25. अब देखिए आपके लिए फाइनेंस ईयर रिलेवेंट होगा 25-26. ये Jan 26 का क्वेश्चन था, तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 24-25 था. विल सॉल्व इन द कंटेक्स्ट ऑफ 25-26. वैसे भी बाकी के प्रोविजन तो सेम ही है वैसे. ओके, तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर he received monthly basic salary of 1 lakh along with DA 25% of the basic salary. In addition, as per company's policy, he was provided following allowance and perquisites during the year. First, on account of natural calamity caused by cloud burst in Himachal Pradesh, he instructed his employer to directly deposit the basic pay and DA for the month of September 24 into PM CARES fund. ये गवर्नमेंट का फंड है PM CARES फंड. तो डायरेक्टली हमें पैसे सितंबर मंथ की सैलरी मिले ही नहीं, डायरेक्टली वो हमने PM CARES में डिपॉजिट किया. क्या करना है डिस्कस करेंगे, पहले रीड करते हैं. He received rupees 62,500 as a leave encashment during the year, equivalent to 15 days basic pay and DA. तो लीव एनकैशमेंट मिला, इसका टैक्स स्टेटमेंट देखना. एंटरटेनमेंट अलाउंस he has received 95,000. Then his employer incurred 5 lakhs toward medical treatment of his married daughter outside India, including 1 lakh for travel expenses for the patient and 1 attendant as permitted by RBI guidelines. मतलब ये expenditure RBI guidelines से permitted. Okay. Upon his appointment as a director finance during the year, company provided free education to his child in a school maintained by it. मतलब school किसकी है? Employer की है. Okay. The cost of similar education in comparable institute is 900 per month. You are supposed to calculate total income of Mr. Suresh if he has opted optional tax regime. मतलब normal tax regime, default tax regime opt नहीं करा हुआ है. Okay, चलो. Now right from start, I'll just solve over here, and if you want you can note it fast, but then I'll be writing fast. Okay, so Jan 26. लेकिन आप मुझे गाइड करोगे. हेडिंग ऑब्वियसली विल बी राइटिंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुरेश. राइट हैंड साइड अपने लिए रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कंसिडर करेंगे, तो अपने लिए 26-27. ओके, पर्टिकुलर्स रुपीज. चलो आई कंटिन्यू विथ फास्ट. जैसे कि मैंने कहा, तो आप भी अगर लिख रहे हो तो रफ में लिखा तो भी चलेगा. रफ इन द सेंस फास्ट लिखना है. ओके, तो फर्स्ट थिंग यू हैव बीन गिवन एज 55 years है. टैक्स वैसे भी कैलकुलेट करना नहीं हमें. ही इज एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट कंपनी. द फर्स्ट पॉइंट, शुड बी कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय.
नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना, एग्जैक्टली यहाँ पे अगर गलती से रीड करते टाइम वो एग्जाम के 3 आवर्स के प्रेशर में आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसिडर किया, एंटरटेनमेंट अलाउंस था, सेक्शन 16 का डिडक्शन क्लेम किया, गए मार्क्स। गवर्नमेंट कंपनी इज अ नॉट गवर्नमेंट जॉब, ये कंपनी है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड सिर्फ गवर्नमेंट का स्टेक जाता है, बराबर ना। आपने नॉन गवर्नमेंट कंपनी का नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहा ना आपने, हाँ, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, एंटरटेनमेंट अलाउंस का वगैरह डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट, ये छोटा सा एडजस्टमेंट था। मेनी टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरप्रेट करते कि गवर्नमेंट कंपनी मतलब गवर्नमेंट जॉब, स्ट्रेट अवे गलत होगा वहां पे। ओके, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कैलकुलेट करना है हमें, राइट। देन बेसिक सैलरी कितनी मिली है, 1 लाख पर मंथ, तो ईयर विल बी टेकिंग बेसिक सैलरी 1 लाख इंटू 12 months, so that is 12 lakhs। देन नेक्स्ट उसको डियरनेस अलाउंस मिला है। अब डियरनेस अलाउंस कितना मिला है, 25% ऑफ द बेसिक पे, तो 12 lakhs का 25% कितना होता है, 3 lakhs। Done. In addition, as per company's policy, is getting following allowances. Now, first point, सितंबर की सैलरी क्या ना इसे उसको मिली नहीं, पीएम केयर्स फंड का क्या करना है, यू माइट बी डूइंग, आपके लिए अभी डिडक्शन पार्ट हमने डिस्कस नहीं किया तो वो बाद में देखेंगे। पीएम केयर्स फिलहाल के लिए छोड़ दो, सिंपली यहाँ पे सितंबर की सैलरी एम्प्लॉय ने ली ही नहीं है। ओके, स्ट्रेट अवे एम्प्लॉयर से कहा डायरेक्टली डिपॉजिट करो। ओके, बताइए सितंबर की सैलरी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, होगी ना, ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होगी। क्या ना कॉल इट एज फोरगोन सैलरी, आपने क्या करा है, सैलरी स्ट्रेट अवे सैक्रिफाइस किया है, एम्प्लॉयर से कहा डायरेक्टली डिपॉजिट करो पीएम केयर्स फंड में, तो इट इज सैलरी फोरगोन, यू आर नॉट रिसीव्ड इट बट हैज इट बिकम ड्यू इन दैट पर्टिकुलर मंथ, यस, तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होगा, मतलब इसका मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 80G में आगे जाके डिडक्शन में चैप्टर 6A में एक सेक्शन है 80G, वहां पे पीएम केयर्स फंड में जो आपने पैसे डिपॉजिट किया डोनेशन, उसका स्ट्रेट अवे डिडक्शन आपको मिलेगा। ओके, तो बाद में देखेंगे। देन सेकंड पॉइंट, ही रिसीव्ड 62,500 एज लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द ईयर, बताइए ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, टैक्सेबल होगा, कोई एग्जाम्पशन कैलकुलेट नहीं करना हो सेक्शन अंडर सेक्शन 10(10)AA, नहीं, क्यों, ड्यूरिंग द सर्विस रिसीव्ड है, तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं किया, गलती से अपने लीव एनकैशमेंट के लिए वो पूरा कैलकुलेशन किया, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मॉनेटरी लिमिट 25 lakhs, 10 months एवरेज सैलरी, कैश इक्विवेलेंट टू 30 days अनअवेल्ड ड्यूज, गलती से किया, टाइम भी वेस्ट होगा, मार्क्स मिलेंगे नहीं, वो बात अलग, एंड क्योंकि कैलकुलेशन क्या, एग्जामिनर मार्क्स कट करेगा आपका। ओके, तो यहाँ पे लीव एनकैशमेंट ब्रैकेट में रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस 62,500, रिटर्न। नेक्स्ट, entertainment allowance received 95,000, straight away taxable, entertainment allowance 95,000, बताइए डिडक्शन सेक्शन 16 में मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, राइट। देन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, हिज एम्प्लॉयर इनकर्ड 5 lakhs टुवर्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मैरिड डॉटर आउटसाइड इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट, फैमिली में स्पाउस चिल्ड्रंस वेर इंक्लूडेड, चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या नॉन डिपेंडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, तो यहाँ पे मैरिड डॉटर विल बी इंक्लूड इन द फैमिली, बराबर। अब ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर है, नाउ 5 लाख जो टोटल खर्चा किया उसमें 1 लाख ट्रैवल का खर्चा है। ओके, एंड 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट है, टोटल अमाउंट इज परमिटेड अंडर आरबीआई गाइडलाइंस। तो बताइए यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं अमाउंट कितना लिखूं, लेस एग्जाम, कितना एग्जामेशन मिलेगा, अप टू लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई और लिमिट गिवन बाय आरबीआई। यहाँ पे अमाउंट कितना लिखो बताइए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख लिखे या 4 लाख लिखे,
कितना लिखना है? टोटल खर्चा एम्प्लॉयर ने जो बियर किया 5 लाख है, इंक्लूडिंग 1 लाख, राइट? तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहने से 4 लाख खर्चा है, राइट? एंड नेक्स्ट इज ट्रैवल एक्सपेंडिचर टू अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पे 4 लाख लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, ये नील होगा। अब ट्रैवल एक्सपेंडिचर के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया है, उसका क्या करें? टैक्सेबल होगा या नील वैल्यू लेना है? ट्रैवल एक्सपेंडिचर के केस में क्या था रूल? एक पेशेंट एक अटेंडेंट के लिए जो खर्चा किया उसका वैल्यू नील ले सकते कब? ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2 लाख तक हो तो वैल्यू नील ले सकते, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा हो तो जितना एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने किया टोटल वैल्यू होगा। यहाँ पे बेसिक सैलरी 12 लाख है आपकी, मतलब डेफिनेटली ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा होगा। तो अब ट्रैवल एक्सपेंडिचर पूरा 1 लाख टैक्सेबल होगा। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट हिडन एडजस्टमेंट। नॉर्मल इंटरप्रिटेशन ये होता है कि 5 लाख मिला पूरा आरबीआई लिमिट्स में, 5 लाख लेस 5 लाख किया, गलत, राइट? तो देते टाइम उन्होंने सेपरेटली नहीं दिया, पूरा मेडिकल दिया, पूरा आरबीआई के लिमिट के अंदर दिया है, इंक्लूडिंग ट्रैवल एक्सपेंडिचर वर्डिंग दिया हुआ है। ओके, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। फर्दर, एज अ डायरेक्टर फाइनेंस, वो जो एम्प्लॉई है उसके चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड किया हुआ इन द स्कूल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर एंड मंथली, इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द वैल्यूएशन रूल इन दैट केस? सिमिलर इंस्टीट्यूट, अगर एम्प्लॉयर की स्कूल हो तो सिमिलर इंस्टीट्यूट नियर बाय लोकेलिटी सेम एजुकेशन के लिए चार्जेस कितना है देखेंगे। यहाँ पे 900 पर मंथ है, तो एजुकेशन फैसिलिटी हाउ मच वैल्यू आई शुड बी टेकिंग? 900 इंटू 12 या नील लिखना है? नील लेंगे, याद है? अगर एम्प्लॉयर की स्कूल हो एंड एम्प्लॉय के चाइल्ड को एजुकेशन फैसिलिटी दिया जा रहा है, अगर वैल्यू 1000 पर मंथ है तो वैल्यू विल बी टेकन एज नील, अगर 1000 से ज्यादा है तो फुल अमाउंट विल बी टैक्सेबल, राइट? तो यहाँ पे वैल्यू विल बी टेकन एज नील, दैट्स इट, बस इतना ही है। ग्रॉस सैलरी, जस्ट टेक टोटल, $17,57,500 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, इसमें बस एक ही डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि नॉर्मल टैक्स रेजिम में 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो टैक्सेबल सैलरी 17,07,500, बराबर ना? अब क्योंकि टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्या है, बट अपार्ट फ्रॉम सैलरी दूसरा कोई इनकम दिया नहीं है, सो दिस वी विल बी टेकिंग एज ग्रॉस टोटल इनकम 17,07,500 प्लस नहीं सॉरी लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, इसमें अंडर सेक्शन 80G डोनेशन टू पीएम केयर्स फंड, कितना? पीएम केयर्स, अब देखिए 80G में डोनेशन जो है पीएम केयर्स में जितना डोनेशन दिया पूरा का पूरा डिडक्शन मिलता है। ओके, वैसे तो हमने डिडक्शन चैप्टर अभी तक डिस्कस नहीं किया, आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया है? सितंबर का पूरा सैलरी बेसिक प्लस डीए, अब बेसिक है आपका 1 लाख एंड डीए 25%, तो कितना आएगा? 1,25,000, 1,25,000 डिडक्शन मिलेगा। देयरफॉर टैक्सेबल टोटल इनकम 15,82,500, right? That's it. This is your calculation. 6 मार्क के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। Wasn't this simple? It was simple actually. ये 2-3 जो मेडिकल एडजस्टमेंट या गवर्नमेंट कंपनी वगैरह, बस 1-2 पॉइंट छोटे एडजस्टमेंट्स थे, अदरवाइज द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। ओके, चलो कैन वी प्रोसीड नेक्स्ट? सितंबर का क्वेश्चन,
रीड, ये सितंबर का है। स्क्रॉल करो नीचे। सितंबर का क्वेश्चन था। कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ प्रभु अज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो नॉर्मल टैक्स रेजिम कंसिडर करना है। तो यहाँ पे एक एक करके क्विकली। सेकेंड क्वेश्चन, September 25. You're just supposed to solve it in 6 minutes. Computation of taxable salary of Mr. Prabhu. Right hand side, assessment year 26, 27 अपने लिए रिलेवेंट है, लेकिन कैलकुलेशन करते रहे, उस कैलकुलेशन ईयर के हिसाब से करेंगे। ओके, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। नाउ व्हाट टू राइट क्विकली? बेसिक सैलरी, $80,000 into 12, 9,60,000। देन यहां से आगे तो सारे परक्यूजिट्स ही है ना, स्ट्रेट अवे। रेंट फ्री अकोमोडेशन, मोबाइल फोन, कार यूज करने के लिए दिया या सेल किया हुआ है, एंड देन सम अदर मूवेबल एसेट्स। तो सेकेंड वी कैन से परक्यूजिट इन दिस फर्स्ट रेंट फ्री accommodation, rent free accommodation. Now can you tell me the value? First point, quickly, कितना? 96,000। you sure? रेड करिए अगेन। अब जब फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करें 24-25 कंसिडर करिए उस हिसाब से, 25-26 नहीं, 24-25 के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करिए। 32,000। लोकेशन क्या था दिया है? मुंबई दिया है, मतलब पॉपुलेशन ऑब्वियसली 40 लाख के ऊपर होगा, तो कितना वैल्यू लेना था? 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी का डेफिनेशन क्या था? बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल मॉनिटरी पेमेंट, देन कमीशन, ऑल टाइप ऑफ कमीशन। परक्यूजिट्स कंसिडर नहीं करेंगे, अनकम्यूटेड पेंशन कंसिडर करेंगे, बराबर। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बाकी सब कुछ परक्यूजिट्स ही है। तो सैलरी का 9,60,000, तो स्ट्रेट अवे 9,60,000 का 10%, लेकिन पूरे साल के लिए दिया नहीं है। भले हमने अवेलेबल किया था फर्स्ट में से, ऑक्यूपाई कब किया है एम्प्लॉय ने? ये ऑक्यूपाइड फ्रॉम 1 दिसंबर, तो वैल्यू विल बी फॉर दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 मंथ के लिए वैल्यू होगा। तो इंटू 4/12, सिमिलर कैलकुलेशन हमने किया था, 32,000, राइट। यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, सिंस मिस्टर प्रभु, प्रभु है ना, कौन है? हाँ, मिस्टर प्रभु occupied rent
free accommodation from December onwards, perquisite value is calculated for 4 months only. Done. Second, mobile phone for personal use on 1st April 24, the cost of mobile was 90,000. Company also gives him telephone allowance amounting to rupees 1000 per month to cover his mobile phone bill during the previous year 24-25. His aggregate mobile phone bill was 15,000. अब यहाँ पे मोबाइल अलाउंस भी दिया है ना उसको, तो कंपनी ऑल्सो गिव्स हिम अलाउंस अमाउंटिंग टू 1000 टू कवर मोबाइल फोन बिल. अब ये इंटरप्रिटेशन एज अ परक्यूजिट करना है या एज अ अलाउंस करना है, क्योंकि वर्डिंग क्या दिया हुआ है, हम टेलीफोन अलाउंस दे रहे फॉर मोबाइल बिल, तो वी कैन कंसिडर टाइम बिंग इट एज रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस. ओके, तो अगर ये रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है तो इन दैट केस टोटल खर्चा यहाँ पे रिलेवेंट होगा ही नहीं, टोटल खर्चा, क्योंकि मोबाइल रिलेटेड जो भी परक्यूजिट दिया जा रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी टैक्स फ्री ओनली. तो मोबाइल जो 90,000 का दिया हुआ है वो भी, एंड जो मोबाइल फोन का बिल आ रहा है उसका रीइंबर्समेंट है, दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री परक्यूजिट. इज इट राइट? तो वी आर कंसिडरिंग इट एज परक्यूजिट ओनली. विल राइट अ नोट फॉर इट. ओके, राइट डाउन मोबाइल फोन गिवन to employee value nil ब्रैकेट में टैक्स फ्री परक्यूजिट, then telephone allowance given to reimburse the phone bill. Therefore, value of perquisite again nil. Any issue? हाँ धीरज. नहीं, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल एक्सपेंडिचर यहाँ पे रिलेवेंट है नहीं. सपोज वो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर का अलाउंस जो था वो सिर्फ वो टीसी उधर के लिए था ना, ट्रैवलिंग कन्वेंस वगैरह. यहाँ पे सपोजिंग आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपको रीइंबर्स करवाया, आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो मैंने कितना दिया है, सिर्फ 12,000 दिया हुआ है. तो वैसे तो आइडियली परक्यूजिट 12,000 टू द एक्सटेंट होना चाहिए, लेकिन हमने देखा था मोबाइल रिलेटेड अगर इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है या रीइंबर्समेंट ऑफ बिल भी है तो वो टैक्स फ्री परक्यूजिट होगा. तो ऊपर का जो आपने पे किया तो वैसे भी आप ही की लाइबिलिटी थी, वैसे तो 15,000 आप ही की लाइबिलिटी थी, मैंने 12,000 आपको पे किया हुआ है फॉर दैट. ओके, तो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर वैसे तो परक्यूजिट था, बट ओनली बिकॉज इट इज रिलेटिंग टू मोबाइल हमने वैल्यू नहीं लिया हुआ. ओके, वैल्यू नील मोबाइल फोन यूज करने के लिए दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है या मंथली बिल पे किया है, ऑल केसेस वैल्यू नील. चेक करें, हमने समरी में भी ये सेम पॉइंट लिखा था, इंस्ट्रूमेंट दैट हैंडसेट इज बिन गिवन और मंथली बिल दिया हुआ है, मोबाइल रिलेटेड या टेलीफोन रिलेटेड जो भी सर्विस है दैट वैल्यू विल बी टेकन एज नील ओनली. ओके, टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल होता है, हमने कंसिडर किया था ना वहां पे. तो वहां पे क्या था, टेलीफोन अलाउंस दिया था सिर्फ, राइट. तो इफ इट इज ओनली टेलीफोन अलाउंस, द डिफरेंस इज इन वर्डिंग ओवर हियर.
सपोज क्वेश्चन में दिया रहता है कि एम्प्लॉयर हैज गिवन टेलीफोन अलाउंस, अब देखिए जो टैक्स फ्री परक्यूजिट है दैट इज अ परक्यूजिट, ओके। टेलीफोन अलाउंस अगर दिया जा रहा है तो इन दैट केस इट इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। यहाँ पे वर्डिंग कैसे, द अलाउंस हैज बीन गिवन टू स्ट्रेट अवे पे द मोबाइल बिल, मीन्स हियर वी आर इंटरप्रेटिंग इट एज reimbursement of expenses, so it is getting covered under 1724 obligation of employee paid by the employer. Even therefore the wording is allowance, it is given to reimburse the monthly bill, okay. So here we are interpreting it as perquisite even if it is for personal use, okay. So again क्वेश्चन में एग्जाम में सिर्फ टेलीफोन अलाउंस दिया जा रहा है, पूरा टैक्सेबल। आपको वर्डिंग दिया जा रहा है कि टेलीफोन एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट और वॉट एवर पर्सनल यूज के लिए, वैल्यू विल बी टेकन एज नील, नाउ दिस विल बी कवर्ड अंडर परक्यूजिट, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी हैज परचेज द कार ऑन 1st July 22 for 10 lakhs and the car is sold to Prabhu on 1st August 24 250. Third, वैल्यू ऑफ कार परक्यूजिट क्या होगा? यहाँ पे कार यूज करने के लिए नहीं दिया है, रूल 3(2) में नहीं आएंगे, सेल किया हुआ है, तो सेल अगर किया है तो WD माइनस वैल्यू, राइट। तो ये पे मैं वर्किंग दिखा रहा हूँ, कार की वैल्यू कितनी थी 10 lakhs, तो 1st July 22 वैल्यू वॉज 10 lakhs लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट, कार की डेप्रीसिएशन रेट क्या लेना था 20% ऑन WD बेसिस, तो 2 lakhs, तो WDV as on 1st July 23 8 lakhs, again depreciation आएगा for 23-24 at the rate 20%, 1,60,000, WDV as on 1st July 24 आएगा 6,40,000, एंड यहां से आगे सेल कब किया हुआ है 1st August 24 ये ना, हाँ मतलब अब तो कंप्लीटेड ईयर हो नहीं रहा, तो दिस इज द WD विच यू हैव टू कंसिडर लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय कितना है, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई 2,50,000, so amount how much will be taxable 3,90,000। यहाँ पे जो डेट क्वेश्चन में दिया है वही ले रहा हूं मैं, ओके। अगर ये आपके एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो 25-26 के हिसाब से आएगा, ओके। ये पॉइंट समझ में आया? आगे he was allowed to use video camera and laptop belonging to company from 1st April 24, मतलब शुरुआत से दिया था, कंपनी ने वीडियो कैमरा परचेज किया था 50,000 में एंड लैपटॉप 2 lakhs में। फोर्थ, मूवेबल एसेट गिवन फॉर यूज वीडियो कैमरा, वीडियो कैमरा कितना वैल्यू 50,000, कितना वैल्यू होगा 50,000 इंटू 10% ना 5,000, एंड लैपटॉप 2 लाख का लैपटॉप है तो 2 लाख इंटू 10% लू, वैल्यू नील आएगा, लैपटॉप इफ इट इज बीन गिवन फॉर यूज वैल्यू विल बी टेकन एज नील। You can just write down not taxable. So just take gross salary, how much it is coming to 960 plus 32,000 plus 390 plus 5, how much 13,87,000 less deduction under section 16 standard deduction, नॉर्मल टैक्स रेजिम है ना, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं है, तो 50,000 लेस होगा, सो नेट सैलरी 13,37,000, that's it।
Wasn't this question also very simple? Only thing is that कि ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा था सिर्फ, कंसिडरिंग 4 मार्क्स हमने थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड किया था. ओके नाही ॲज सच तर आपण जे नोट आहे ते इथंच लिहिलं आहे. इट इज अ टॅक्स फ्री परक्यूजिट, राइट. अब तक हमने एग्जांपल में कैसे किया था, यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन वी वुड हैव शोन इट एज नोट एंड देन वी वुड हैव रिटन एट नोट सेपरेटली, और यहीं पे हमने नोट लिखा है तो चलेगा. बोथ द थिंग्स आर करेक्ट. ओके स्टिल जीरो, स्टिल जीरो. मोबाइल रिलेटेड जो भी परक्यूजिट दिया हुआ है, मोबाइल फोन का रीइंबर्समेंट हो सकता है आपका से बिल 15,000 दिया है, मैंने आपको 20,000 रीइंबर्समेंट किया है, स्टिल वैल्यू विल बी टेकन एज जीरो. ओके मोबाइल फोन रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हो या बिल का पेमेंट हो, परक्यूजिट विल बी टेकन एज जीरो ओनली. ओके चलिए डन विद दिस. तो देखिए जो दो जैन 26 एंड सितंबर 25 के जो क्वेश्चन थे बोथ वेर वेरी सिंपल. एक 4 मार्क के लिए था, एक 6 मार्क के लिए था. अब इसका मतलब ये नहीं निकलना है कि आपके एग्जाम के लिए डिफिकल्ट आएगा, आपके एग्जाम के लिए सिंपल ही रहेगा. एंड वैसे भी डिफिकल्ट होता है तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, आप सॉल्व करोगे. तो देखिए जब हम कहते हैं ना कि पेपर डिफिकल्ट था, जैन 26 पेपर वॉज जेन्युइनली डिफिकल्ट, लेकिन ऐसे सिंपल भी क्वेश्चन होते हैं. ऐसे तो होगा नहीं कि 100 मार्क्स के सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट. तो देयर विल बी स्कोप जहां पे आप स्कोर करोगे. एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन आस्क योर फ्रेंड जो अभी जिन्होंने जैन अटेम्प्ट दिया हुआ है, जब पेपर इतना डिफिकल्ट हो उसमें जितना हमने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा मार्क्स पड़ेंगे. ये मोस्टली होता है, राइट. हाँ आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा फाउंडेशन में, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना मार्क्स मिलेगा तो उससे ज्यादा मिलता है. जब पेपर सिंपल रहता है, जब एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं 70 मिलना है, तब ऐसे 30 ले देता है. ओके हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे. चलो नाउ विल सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम योर क्वेश्चन बैंक. And to solve this first question, क्वेश्चन नंबर 44 रीड करिए. Read this question. नाम मिला नहीं था इसलिए ऐड किया वो स्टोरी पे. रेड March 25 and September 24 similar question RTP question होगी. साइमल्टेनियसली सॉल्व करें. क्या दिया, शिफ्टेड आउट है ना डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. सैलरी में अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो तो लाइफ सिंपल रहेगी,
आधे से ज्यादा एग्जाम्शन मिलेंगे नहीं, जितना मिला टैक्सेबल करेंगे। अब यहाँ पे एचआरए वगैरह मिला है तो एग्जाम्शन वगैरह कैलकुलेट करना होगा। ओके, चलो विल सॉल्व इट फास्ट। थर्ड क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर आप ही लिखिए, आई जस्ट टेल यू, चलिए 67। हेडिंग लिखिए, क्या कैलकुलेट करना है वैसे, टैक्सेबल सैलरी ना, कमीशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी आफ्टर ईपीए। मिस्टर नहीं आना चाहिए, सिर्फ ईपीए होना चाहिए। मिस्टर ईपीए क्या होता है? पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, वो रिप्लेसमेंट करते ना, वो वैसे रिप्लेस हुआ है। क्या हुआ? अच्छा लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, कुछ हो तो हमें भी बताइए। अरे चलो चलो, राइट डाउन। आप मुझे बताइए क्या क्या लिखे हम यहाँ पे। फर्स्ट, बेसिक सैलरी 75,000 दिया हुआ है, एंड 1 दिसंबर 25 से बेसिक सैलरी हैज इंक्रीज टू 85,000। वेरी सिंपल पार्ट। सो बेसिक सैलरी 75,000 into whatever number of months, 85,000 into whatever number of months, दिसंबर ऑनवर्ड, सो 4 मंथ्स होगा ये, एंड ये 8 मंथ्स होगा। कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। 9,40,000। डन। नेक्स्ट, डेयरनेस अलाउंस 50% ऑफ बेसिक सैलरी। डीए हमें 50% मिल रहा है, एंड उसका 40% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो रहा है, तो उसका 40% कैलकुलेट करें या 940 का स्टेट अवे 50%? फर्स्ट जितना रिसीव हो रहा है तो वो तो पूरा टैक्सेबल होगा ही, 470। देन नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 10,000, टैक्सेबल, एंड यहाँ पे डिडक्शन भी नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइवेट कंपनी है। 10, ये 10,000 पर मंथ था या टोटल था? टोटल 10,000 टोटल, पर मंथ वगैरह कुछ दिया नहीं है। देन फर्दर, contribution of employer to RPF of employee 18% of basic salary, and employee is also contributing equivalent amount। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे, इग्नोर करना है, बराबर, क्योंकि ये ऑलरेडी वैसे भी सैलरी में इंक्लूडेड था, उसमें से इन हैंड मिलते टाइम लेस होकर के मिला रहेगा, वो इग्नोर करना था, राइट। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कंसिडर करना है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कितना है, 18% ऑफ बेसिक सैलरी दिया हुआ है, तो 9,40,000 का 18%, 169,200 इनर कॉलम में, लेस, विल देयर बी एनी एग्जम्पशन, लेस एग्जम्प्ट, कितना कितना परसेंटेज, 12% ऑफ सैलरी। क्या 9,40,000 का 12% लू या डीए भी कंसिडर करना होगा? डीए भी कंसिडर करना होगा, तो 940 का 50% एंड उसका 40%, यहाँ पे डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ही लेना है, बराबर। कितना रहा, 135,360, 9,40,000 का 50% पहले तो रिसीव हो रहा है, एंड उसका 40% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो रहा है, दैट अमाउंट प्लस 940, इसका कितना परसेंटेज, 12%। So 135,360 minus 169,200, 33,840 will be taxable RPF contribution. Done. Next, quickly. Not completed.
कंप्लीटेड ना, राइट डाउन वेरी वेरी फास्ट. नेक्स्ट क्या दिया है, प्रोफेशन टैक्स पेड 2200, ये डिडक्शन में जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर ने कितना पे किया है 1800, ये पहले इंक्लूड करेंगे. इज इट राइट? राइट डाउन प्रोफेशन टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 1800, जितना एम्प्लॉयर ने पे किया है वो पहले इनकम में इंक्लूड करेंगे, जितना टोटल पे किया है वो डिडक्शन में लेस करेंगे. देन हाउस रेंट अलाउंस 16,000 पर मंथ, ही पेड 17,000 फॉर अकोमोडेशन इन मिरर. यहां पे हाउस रेंट अलाउंस 16,000 into 12, 1,92,000 less exempt under section 1013A. यहीं पे लिखते हैं लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, आइदर वी कैन शो इन द वर्किंग नोट और विल शो हियर ओनली. यहां पे मैं इन दिस एग्जांपल आई एम शोइंग हियर ओनली. ओके, तो क्या था लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट, HRA received 1,92,000. Second, rent paid minus 10% of salary. Rent paid कितना दिया है 17,000, 17,000 into 12 minus 10% of salary कितनी लेंगे 9,40,000 प्लस DA ओनली फॉर्मिंग पार्ट, तो 470 का 40%, तो 4,70,000 का 40%, 9,40,000 इसका 10%, and then 17,000 into 12 minus that amount. How much you are getting? Is it 91,200? एंड थर्ड कितना परसेंटेज लू सैलरी का 50% कब लेंगे, मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई अगर हो तो, यहाँ पे मीरठ दिया हुआ है तो 40% ऑफ सैलरी, तो 940 प्लस 417 टू 40% DA. यहाँ पे सैलरी का डेफिनेशन बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन इफ इट इज एट फिक्स परसेंटेज. कमीशन तो दिया नहीं, बस ये दो ही है. $4,51,200, लिस्ट कितना है 91,200. तो आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेबल कितना होगा 1,08,000. Done? Any issue so far? Next question. Conveyance allowance 1,500 per month by the company towards actual reimbursement of the conveyance spent on official duty. Next, conveyance allowance. आपने स्ट्रेट अवे यहाँ पे इग्नोर करके नोट लिखा तो भी चलेगा. 1,500 into 12, 18,000 less exempt under section 1014 to the extent amount expended for official purpose. वर्डिंग क्या दिया हुआ है, ऑफिशियल ड्यूटी दिया हुआ है, फॉर ऑफिशियल ड्यूटी. कितना खर्च किया है, पूरा खर्च किया ना. वर्डिंग देखिए, कन्वेंस अलाउंस बाय कंपनी टूवर्ड्स एक्चुअल रीइंबर्समेंट, मतलब एक्चुअल में खर्चा ही हुआ है 1,500, उतना हमने दे दिया है, तो टोटल जितना रिसीव्ड है एक्सपेंडिचर इनकर्ड, राइट. ये 1014(1) में आ रहा था, तो टीसी उधर है में ये कन्वेंस अलाउंस था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे एग्जम्पशन मिलेगा. फर्दर, loan of 2 lakhs was taken by the employer from the employer on 1st July 24 for medical treatment of his brother for tuberculosis treatment.
स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया हुआ है. ओके, इंटरेस्ट चार्जेस बाय ऑन सच लोन इज 5%. एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर. मेडिकल इंश्योरेंस से कोई पैसा मिला नहीं है एंड एसबीआई का रेट है 11%. मतलब कंसेशनल 6% से लोन दिया हुआ है, लेकिन ये स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए दिया हुआ है. तो वैल्यू कितना लेंगे? नील लेना है, राइट. तो ये पॉइंट याद रखना है. तो राइट डाउन परक्यूजिट डैश लोन at concessional rate dash loan taken for treatment of specified disease. So amount value will be taken as nil. Done. Then next, free education provided to sister of Mr. EP in a school maintained and owned by the company. मतलब employer की school है. Cost of such education facility in that similar institute is computed 900 per month. 1000 से नीचे. No amount was recovered by company for from employee. यहाँ पे next, education facility. Can you tell me what should be the value to be written? कितना? 10,800 या नील? 10,000. लेकिन हमने वो रेड किया था ना कि एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल हो तो 1000 से नीचे अगर वैल्यू आ रही है तो वैल्यू नील लेंगे, 1000 के ऊपर हो तो पूरा चार्ज होगा. वो सिर्फ चाइल्ड के लिए था. दैट रूल वाज ओनली फॉर चाइल्ड, राइट. यहाँ पे एजुकेशन लिया जा रहा है बाय सिस्टर ऑफ जो भी एसएससी है, राइट. तो यहाँ पे वो कोई बेनिफिट नील वाला नहीं है, राइट. हियर 900 into 12 months 10,800. Any issue in this? None. Next, leave travel concession given to EPA, his wife, 3 children, 1 daughter age 6 years and twin sons age 4 years. तो बताइए 2 चिल्ड्रन एलिजिबल होंगे या तीनों के तीनों होंगे? तीनों के तीनों होंगे. पहला 6 इयर्स वाला एक डॉटर थी, उसके बाद 2 बच्चे हुए, तो इसमें एसएससी की कोई गलती नहीं है. तीनों के तीनों बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है एग्जामिशन के लिए, राइट. कॉस्ट ऑफ एयर टिकट्स इकोनॉमी क्लास रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर 20,000 फॉर एडल्ट, वो भी एलिजिबल है. एंड लमसम 25,000 फॉर ऑल 3 चिल्ड्रन. ऑल चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर एग्जामिशन एंड इकोनॉमी क्लास है, राइट. तो दे आर एलिजिबल फॉर अवेलिंग एग्जामिशन दिस ईयर. मतलब जो ब्लॉक 4 में से 2 एलटीसी एग्जामिशन था तो 2 अपने यूटिलाइज नहीं किया हुआ है. ओके, सो वी कैन राइट लीव ट्रैवल कंसेशन $45,000 लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन. कौन सा था सेक्शन? 10(5). 10(5) फॉर एलटीसी, पूरा 45,000. टैक्सेबल अमाउंट नील. यहीं पे लिख सकते हैं नोट, इन केस मल्टीपल बर्थ आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड, all children are eligible for exemption to the extent economy class airfare, to the extent economy class airfare. डन. आगे खत्म, ये इतना ही है. तो ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट
करिए ग्रॉस सैलरी कितना आ रहा है 940 प्लस 470 प्लस 1053 is it 15 lakhs 67,240 less deduction under section 16 standard deduction default tax regime नहीं है तो 50,000 and then profession tax paid कितना टोटल पे किया है 2200 उसमें से 1800 जो एम्प्लॉयर ने पे किया वो इनकम में हमने इंक्लूड किया हुआ है एसएससी के नाम से टोटल पेड कितना है 2200 तो that much will be deduction allowed 52,200 so therefore taxable salary 15 lakhs 15,040 80C मध्ये मिळणार लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है हमें टैक्सेबल सैलरी पूछा है तो टैक्सेबल सैलरी इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम राइट तो ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A का डिडक्शन लेस होगा इंस्टेड ऑफ यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी द क्वेश्चन वुड हैव बीन टोटल इनकम कैलकुलेट करिए अगर ये पूछा रहता तो यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी वी वुड हैव रिटन ग्रॉस टोटल इनकम दिस अमाउंट लेस चैप्टर 6A डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 1.5 लाख लेस करके जो आएगा दैट वुड हैव बीन टोटल इनकम क्वेश्चन टोटल इनकम नहीं टैक्सेबल सैलरी पूछा है तो टैक्सेबल सैलरी तक यहां तक ही लेना है इस पर्टिकुलर हेड का लेना है चैप्टर 6A डिडक्शन में जो डिडक्शन है वो ग्रॉस टोटल इनकम पांचों हेड का टोटल जब आएगा तो उसमें से लेस करने के बाद सॉरी ये ग्रॉस टोटल इनकम कंसिडर करने के बाद चैप्टर 6A का डिडक्शन लेस करना ओके तो यहाँ पे वहां तक जाना ही नहीं है क्वेश्चन इफ इट वुड हैव बीन टोटल इनकम डेफिनेटली वी आर सपोज्ड टू कंसिडर दिस क्वेश्चन वाज रिस्ट्रिक्टेड टिल टैक्सेबल सैलरी आगे मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं राइट कैन वी प्रोसीड सो नाउ एक एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करना है ये थर्ड क्वेश्चन रेड करिए सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी रीड इट अगेन विल सॉल्व इट अगेन Here it has been given he is paying tax under default tax regime okay. Chalo, can we solve simultaneously each point we'll read and then we'll solve क्वेश्चन नंबर जो भी आपके सीक्वेंस है क्वेश्चन बैंक का थर्ड क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन वाला पेज नंबर 71 हेडिंग लिखिए क्विकली कंप्यूटेशन ऑफ
taxable salary of Mr. Kunal. Right hand side, assessment year 26, 27. Particulars, rupees. एक एक करके मुझे आप बताएंगे. फर्स्ट उसकी जो सैलरी है, फर्स्ट बेसिक सैलरी लिखना है हमें. बेसिक सैलरी के लिए आपको स्केल मैनर में दिया हुआ है. तो ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1st Feb 24, 60,000 -1,000 -70,000. 1st Feb 24 से लेकर के 31st Jan 25 तक एक साल कंप्लीट होगा, बराबर. तब उसकी सैलरी कितनी होगी? 60,000. तो 31st Jan 25 तक, 31st Jan 25, तो अपना प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट होगा? नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा. तो उसकी सैलरी कब कितनी होगी? 61,000 ना. देन 1st Feb 25 से लेकर के 31st Jan 26 उसकी सैलरी कितनी होगी? 62,000, बराबर. यहाँ पे एक्चुअली प्रिंटिंग एरर है, ये 25 होना चाहिए क्योंकि आंसर 25 के हिसाब से दिया हुआ है. अपना प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहां से होगा? नहीं 62. ओके 61,000 होगा ना. देन सॉरी 61,000, राइट. देन करेक्ट है. एंड देन 1st Feb 26 से लेकर के नेक्स्ट पीरियड के लिए 62,000 सैलरी होगी. तो अपने प्रीवियस ईयर में 31st Jan 26 तक कितने मंथ्स आते हैं? 10 मंथ्स ना, राइट. तो अप्रैल से लेकर के 31st Jan तक 10 मंथ्स आ रहा है. तो 61,000 के हिसाब से 10 मंथ्स. एंड 1st Feb मतलब फेब एंड मार्च 2 मंथ के लिए सैलरी होगी 62,000. इज इट राइट? तो यहां पे कैलकुलेशन विल बी 61,000 इंटू 10 मंथ्स प्लस 62,000 इंटू 2 मंथ्स. हाउ मच? 7,34,000, बराबर. क्या ये एडजस्टमेंट सभी को समझ में आया? देन सेकेंड, DA 25% ऑफ द बेसिक सैलरी, उसका 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स. तो फिलहाल के लिए मुझे जितना रिसीव हो रहा है उतना टोटल कंसिडर करना होगा. तो डियरनेस अलाउंस, एग्जाम में इट वुड बी बेटर टू राइट फुल डियरनेस अलाउंस. 7,34,000 का कितना परसेंटेज है? 25%. 1,83,500. Done. Further, bonus equal to 1 month salary paid in the November 25 on basic for that month. So third bonus, नवंबर की सैलरी लेनी है. तो नवंबर में सैलरी कितनी होगी? 61,000. जैन के ऑन फेब ऑनवर्ड्स चेंज हो चुकी है. 61,000 इंटू 1 मंथ ओनली, तो इट विल बी टेकन एज 61,000. आगे लीव एनकैशमेंट चेक करिए. और कोई यहाँ पे सैलरी वाला या अलाउंस वाला पार्ट है? क्योंकि आगे जाके जब परक्यूजिट वैल्यूएशन करना है तो उसके लिए सैलरी में डायरेक्टली ले सकता हूँ, उसके लिए अलग से मुझे वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं होगी. ये गिफ्ट दिया हुआ है, अलाउंस वगैरह कुछ नहीं है ना अपार्ट फ्रॉम दिस. सिंपली ये लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट है. मोटर कार दिया हुआ है, परक्यूजिट है, ये परक्यूजिट है, ये परक्यूजिट है. देन दिस ऑल्सो परक्यूजिट. चलिए दैट्स सिंपल. डायरेक्टली आई कैन टेक लीव एनकैशमेंट. लीव एनकैशमेंट कितना होगा? पूरा 10,000 होगा ना, क्योंकि रिटायरमेंट तो हुआ नहीं है. तो फुल अमाउंट 10,000 विल बी टैक्सेबल. फर्दर, फिफ्थ,
He's also received motor car on 1st December 25. Cubic capacity exceeds 1.6 liter along with the chauffeur, मतलब driver, for both official and personal use. Motor car was owned by the employer. All expenses are paid by the employer. We can say perquisite dash, यहां से आगे perquisite है ना, तो इसमें फर्स्ट लिख सकता हूं वैल्यू ऑफ मोटर कार. फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबिक कैपेसिटी एक्सीडिंग 1600 सीसी, तो वैल्यू कितना लेना है पर मंथ 2400, अलॉन्ग विद ड्राइवर दिया हुआ है तो प्लस 900. एंड हाउ मेनी मंथ्स ही हैज यूज्ड, दिसंबर ऑनवर्ड्स, तो दिसंबर जैन फेब मार्च 4 मंथ्स. इज इट 13,200? Second, his employer has granted a loan of 2 lakhs on 1st June 25, which is repayable in equal quarterly installment over 2 years starting from 1st October 25. State Bank of India SBI lending rate is 9.5%. As on first day of the previous year, employer recovers 5.5%. तो difference 4% से perquisite calculation होगा. अब इसका calculation quarterly installment है तो month wise outstanding होगा. Now this has to be done in working note only, right? So next working we can say interest, नहीं, loan at concessional rate of interest. Working note 1. Working note 1. तो ये separately calculate करेंगे. आगे. His employer has given rent-free accommodation fully furnished in Delhi from 1st of April 24. पिछले साल ही दिया था. ये सेम टाइप का एडजस्टमेंट हमने किया था एक बार. This house is owned by the employer. Perquisite value of rent-free accommodation for previous year 24-25 was valued at 92,000. मतलब पिछले साल का वैल्यू कितना था 92,000. Further accommodation is continued to be provided by the employer to employee in the previous year 25-26. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आपका पहले कैलकुलेट करना होगा वैल्यू एज पर नॉर्मल रूल. तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन. लोकेशन क्या दिया है यहां पे, दिल्ली, मतलब ऑब्वियसली पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा होगा तो वैल्यू कितना लेंगे 10% ऑफ सैलरी. तो सैलरी क्या होगा यहाँ पे, ये सब कुछ होगा ना सैलरी, बराबर. तो इसके लिए अगेन वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है. जस्ट टेक टोटल ऑफ अबव, यू कैन शो ओवर हियर ओनली 7,34,000. नहीं रुके, डीए का कितना लेंगे हम, डीए का 60% लेना होगा ना हमें. डियरनेस जो अलाउंस है 7,34,000 प्लस ब्रैकेट में लिखिए 183,500 इंटू 60%, राइट, प्लस बोनस इंक्लूड करना है 61,000, लीव एनकैशमेंट इंक्लूड करना है क्योंकि ये लमसम रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है. चेक करिए कितना आ रहा है, 7 लाख कितना आ रहा है, 9,15,000 क्या, 9,15,100. इसका 10%, हाउ मच इट इज कमिंग टू 91,510. Done. This has been given to you fully furnished दिया हुआ है. तो फर्नीचर का वैल्यू नीचे दिया है, देखिए. फर्नीचर एंड अप्लायंसेस प्रोवाइडेड विद द हाउस वेयर बॉट बाय द एम्प्लॉयर, एग्रीगेट कॉस्ट 150. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल वो सेपरेट परक्यूजिट है, तो 150 ये वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे. एड वैल्यू ऑफ फर्नीचर, एड वैल्यू ऑफ फर्नीचर 1,50,000 इंटू 10%, 15,000. This is 1,06,510. 15,000 ऐड करेंगे, बराबर. ये जो दिया है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल ये सेपरेट परक्यूजिट है, प्रोविजन ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन वगैरह वगैरह. नाउ हियर डोंट राइट इनटू आउटर कॉलम. इफ यू रिमेंबर हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि पिछले साल की जो परक्यूजिट वैल्यू है उसका इंक्रीज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से वो भी कैलकुलेट करके देखना है. तो यहां पे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन
फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 कितना है 92,000 ना, ये क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, पिछले साल का 92,000, तो मैक्सिमम इंक्रीज कितना हो सकता है, सो मैक्सिमम वैल्यू 92,000 इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर कितना है 376 डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ अर्लियर ईयर 24-25 363 कितना आ रहा है 95,295, so final value we can say lower of above 95,295. This adjustment was very important. ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल रूल से कैलकुलेट करेंगे, अगर पिछले साल भी सेम घर दिया था एम्प्लॉयर ने, सेम एम्प्लॉय है, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द इंडेक्स्ड वैल्यू ये जो वैल्यू आ रहा है दिस कैन बी द मैक्सिमम इंक्रीज इन द रेंट पे अकोमोडेशन वैल्यू, राइट, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, ओके, सो दोनों में से लोअर लेना है 95,295, ओके, बाकी का एडजस्टमेंट सिंपल है। और क्या था, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल 5,000 पर मंथ paid by the employer, so write down fourth, electricity and water bill 5,000 into 12 months 60,000 डन। कहीं पे भी हमने एग्जाम्शन वगैरह ज़्यादा कैलकुलेट किया ही नहीं ना, डिफॉल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एचआरए वगैरह दिया रहता तो डायरेक्टली टैक्सेबल करते, एग्जाम्शन कुछ मिलेगा ही नहीं, बराबर, दैट्स इट, ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव कंसीडर। नाउ जस्ट टेक टोटल ग्रॉस सैलरी, अच्छा हाँ वो रहेगा ना अपना, चलिए ये फॉर्मेट पहले कंप्लीट कर लेते हैं, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, एक ही डिडक्शन मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है तो कितना मिलेगा 75,000, सो टैक्सेबल सैलरी कीप इन ब्लैंक, वर्किंग नोट 1, perquisite in respect of loan given at concessional rate, SBI rate as on 1st of April 25, 9.5% दिया ना, 9.5% interest paid by employee at the rate 5.5%, so value of perquisite at the rate difference 4% आएगा, is it right, 4% से कैलकुलेट करना होगा, लेकिन जब भी पीरियोडिकली रीपेमेंट अगर हो रहा है तो आपको टेबल बनाना होगा, कैलकुलेट करना होगा, अगर पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग रहता तो स्ट्रेट अवे टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग इनटू रेट हम कैलकुलेट करते, अब हमें कॉलम्स बनाएंगे, तो मंथ अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन लास्ट डे of each month and then interest at the rate 4%, 3 कॉलम्स में बनाना, चलिए नाउ लोन कितना था 2 लाख का था, राइट,
कब दिया है? 1 जून को लोन दिया हुआ है, तो वैल्यूएशन अपना स्टार्ट होगा जून ऑनवर्ड्स। यहाँ पे मंथ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना लिखूं मैं? 2 lakhs, 2 lakhs यहाँ पे। एंड देन रीपेमेंट कितना कर रहे हैं हम? क्वार्टरली, इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स ओवर 2 years स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर। अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करे तो 2 साल में कितने इंस्टॉलमेंट पे होंगे? 1 साल में 4 क्वार्टर्स आएंगे, बराबर। तो 2 साल में कितने होंगे? 8। तो 2 lakhs डिवाइडेड बाय 8 इंस्टॉलमेंट, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? 25,000 का। तो एवरी क्वार्टर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर हम इंस्टॉलमेंट कितना पे करने वाले? 25,000, राइट। तो जून आउटस्टैंडिंग के लिए 2 lakhs, जुलाई के लिए 2 lakhs, अगस्त के लिए 2 lakhs, सितंबर के लिए 2 lakhs। अक्टूबर के लिए कितना लिखूं? 1 अक्टूबर को 25,000 का पहला इंस्टॉलमेंट पे किया रहेगा हमने, बराबर ना। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपने अक्टूबर में पे किया 25,000, एंड आउटस्टैंडिंग हम कब की ले रहे हैं? लास्ट डे। तो अक्टूबर लास्ट यानी कि 31 अक्टूबर का आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 2 lakhs माइनस 25,000। शो वर्किंग 2 lakhs माइनस 2 lakhs डिवाइडेड बाय 8, तो 1,75,000 आउटस्टैंडिंग होगा। पहला इंस्टॉलमेंट हमने पे किया ऑलरेडी। नवंबर के लिए भी 175, दिसंबर के लिए भी 175। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे होगा? 3 मंथ्स का क्वार्टर होने के बाद, यानी कि 1 जन को होगा अगेन इंस्टॉलमेंट पे। तो जैन को अगर पे हो रहा है 1 जन को, तो 1 जन को आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 1,50,000। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में अगेन थर्ड इंस्टॉलमेंट पे होगा। तो ये पॉइंट सभी को समझ में आया? सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, राइट। तो 2 lakhs इंटू 4% इंटू 1/12, 667। नेक्स्ट मंथ के लिए भी 667, नेक्स्ट मंथ के लिए भी 667, 667। 1,75,000 इंटू 4% इंटू 1/12 पर मंथ का कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पीरियड के लिए 583, 583, 583, 1,50,000 इंटू 4% इंटू 1/12, 500, 500, 5917। Copy paste this figure into main answer. 5917. Now you can take total. Is it 10,87,912? That's it. चलेगा ना? सेम आंसर आना चाहिए। कैसे? ये टोटल लेकर के इसका टोटल ले सकते हो आप लोग, एंड देन इनटू 4% इंटू 1/12 एक ही बार करेंगे। वैसे भी इन ऑल दिस कैलकुलेशन ये कॉमन ही है, राइट। तो अगर आपने आउटस्टैंडिंग का टोटल लिया इंटू 4% इंटू 1/12 किया तो भी चलेगा। देन हाँ,
नहीं, लेकिन मंथ वाइज लेने के लिए ये दिखाना होगा ना, कैसे दिखाएंगे? मंथ वाइज दिखाना है मतलब, हाँ ये रहने दो, हाँ हे दोन कॉलम तर दाखवायला लागणार. हाँ वही ना, ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये दो कॉलम लेंगे, ये टोटल दिखाएंगे, एंड देन ईयर ओनली विल शो इंटरेस्ट दिस टोटल अमाउंट इंटू 4% इंटू 1/12, सेम आंसर आएगा 5917 जो भी है. इस मैनर में किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, द ओनली थिंग इज दैट कि ये मंथली आउटस्टैंडिंग तो वर्किंग दिखाना होगा. ओके, बिकॉज इट इज नॉट बीन गिवन इन स्टेट मैनर एंड अमाउंट्स चेंज हो रहे हैं, वी हैव टू शो, राइट. चलिए कंटिन्यू करना है या बंद करना है? नो आंसर मीन्स व्हाट आई शुड अज्यूम? हाँ, एज यू विश. कंटिन्यू करें, एक और एग्जांपल. चलो, दिस क्वेश्चन, रीड सेकंड क्वेश्चन. डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है? वोंट राइट, जस्ट रफ में मैं फास्ट लिखूंगा. डन विथ रीडिंग. चलो क्विकली डिस्कस करें. चलिए आप मुझे बताएंगे एक एक करके. नाउ वी वांट राइट डायरेक्टली. बेसिक सैलरी कितना लिखूं मैं? 56,000 इंटू 12 ना, कितना? 6,72,000. दिस वे सीन. मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी रिसीव्ड इन द कंपनीज ओन हॉस्पिटल. तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वैल्यू कितना लिखूं मैं? नील. अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, वहां पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो वैल्यू वाज सपोज टू बी टेकन एज नील. नेक्स्ट, ऑन वर्क एनिवर्सरी रिसीव्ड अ गिफ्ट वाउचर ऑफ 4,500 फ्रॉम कंपनी. गिफ्ट इन काइंड या वाउचर, वैल्यू कितना लेंगे? नील. 5,000 तक अगर कोई गिफ्ट इन काइंड दिया जा रहा है तो वैल्यू नील लेना है. नेक्स्ट, 4-सीटर डाइनिंग टेबल was provided to Mr. Rajiv at his residence. क्या गिफ्ट दिया है? डाइनिंग टेबल गिफ्ट दिया है. दिस वॉज बिन परचेज, वो भी यूज किया हुआ. दिस वॉज बिन परचेज बाय द कंपनी ऑन 1st May 23, 90,000 एंड सोल्ड. अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, सेल किया हुआ है 50,000 में. तो अब वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? डाइनिंग टेबल कब परचेज था? सेल किया हुआ ना, सोल्ड फर्स्ट. तो अब आपको कैलकुलेट करना होगा. कैन यू टेल मी क्विकली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट विदाउट लुकिंग एट द आंसर? डाइनिंग टेबल 1st May 23 5 कितना आ रहा है परक्यूजिट वैल्यू? 22,000 एग्जैक्टली. देखिए इफ यू रिमेंबर दैट मूवेबल एसेट ट्रांसफर्ड, उसमें 3 एसेट थे. वैसे कैलकुलेशन क्या था? WDV माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय. WDV के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था फॉर कंप्लीटेड ईयर्स, राइट. अब 3 ही एसेट थे, कंप्यूटर, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक सिमिलर आइटम्स. 50% डेप्रिसिएशन रेट था, राइट, WDV बेसिस पे. देन मोटर कार 20% डेप्रिसिएशन रेट था WDV बेसिस. रिमेनिंग ऑल अदर एसेट्स 10% SLM बेसिस पे. तो यहाँ पे 1st May 23 से लेकर के 1st May या 30th April 25 लेना होगा, क्योंकि अगस्त 25 में दिया हुआ है. तो नेक्स्ट ईयर तो कंप्लीटेड नहीं हो रहा, तो 2 साल ही कंप्लीट हो रहा है. तो डेप्रीसिएशन विल बी हियर, इफ आई राइट वैल्यू या कॉस्ट 90,000
लेस डेप्रीसिएशन फॉर 2 years, तो 90,000 इंटू 10% इंटू 2, तो 18,000 लेस होगा तो WDV कितना आ रहा है 72,000, एम्प्लॉय ने पे कितना किया 50,000, so 22,000 will be the value of perquisite. Has everyone understood this? Next, personal expenses 10,000 using company's credit card were paid by the company. No part of the amount was recovered. So obligation of employee paid by the employer. So personal expenses paid by employer. 10,000 will be the value of perquisite straight away. Then Maruti Suzuki car which was purchased by the company on 16th July 22 for 250 was sold. अब ये मूवेबल एसेट सेल से रिलेटेड दो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो इसका आप कैलकुलेट करना होगा. कार सोल्ड, अब मुझे पहले WDV कैलकुलेट करना है. कब परचेज किया था 16th जुलाई 22, कितने में परचेज किया था 250, लेस डेप्रीसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 22 23 वी कैन से, तो 250 का 20% आएगा ना 50,000. सो WDV एज ऑन 16th जुलाई 23 2 lakhs. अगेन डेप्रीसिएशन एट द रेट 20%, तो 40,000 आएगा. तो WDV एज ऑन 16th जुलाई 24 160. अब कितना कब ट्रांसफर किया है जुलाई 25, देखिए 14th जुलाई 25 को ट्रांसफर किया है. अपना 1 year खत्म कहां पे होता है 16th या 15th जुलाई, एग्जैक्टली टू बी स्पेसिफिक 15th जुलाई 25 को खत्म होगा. ट्रांसफर किया 14th जुलाई को, तो विद द डेफिसिट ऑफ 1 day अपना कंप्लीटेड ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा. ओके, तो दिस विल बी द WDV 160. एंड 160 वाले एसेट कितने में बेचे हमने 80,000, तो लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय 80,000, तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट विल बी 80,000. देखिए कितने माइन्यूट पार्ट पे याद रखना है. तो अगर जल्दबाजी में आपने नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गलत, राइट 15 तारीख का, हाँ नहीं कंप्लीट ईयर हो ही नहीं रहा. 16 को ट्रांसफर किया रहता तो कंप्लीट ईयर हो रहा है, 15th को एंड तक कंप्लीट होगा ना, तो 12 मंथ्स का पीरियड कंप्लीट होने के पहले ही ट्रांसफर किया आपने. तो अगर 15 को भी दिया रहता स्टिल ये आंसर रहता. 16 को दिया रहता तो 15 के रात के 12 बजे 12 मंथ्स का कंप्लीट हो रहा है, तो इन दैट केस हम एक और ईयर का कैलकुलेट करते. तो ये 80,000. अब ये जो बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट है, FD 5,000. तो यहाँ पे जस्ट आई एम राइटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बैंक का जो FD मिलता है 5,000 रुपये इनकम है. देन स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड से जो इंटरेस्ट इनकम वगैरह रिसीव हो रहा है 3,000. एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स ऑफ माइनर मैरिड डॉटर, आगे जाके डिस्कस करेंगे. चाइल्ड का इनकम अगर जनरेट हो रहा है तो वो क्लब किया जाएगा. ओके, तो क्लबिंग ऑफ माइनर मैरिड डॉटर 3,000. लेकिन क्या है एग्जम्पशन मिलता है हमें. ओके, अंडर सेक्शन 1032 एग्जम्पशन मिलता है जब भी चाइल्ड का इनकम क्लब किया जाएगा. लेकिन क्लब, हाँ नॉर्मल टैक्स रेजिम में एग्जम्पशन मिलता है. कितना एग्जम्पशन मिलता है 1,500 रुपए का एग्जम्पशन मिलता है. ओके, तो 1,500 रुपए यहाँ पे टैक्सेबल होगा. ओके, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है. एंड देन आगे यहाँ पे दिया हुआ है मिस्टर राजेश वाइफ इज हाउस वाइफ. हम क्या करें, हाउस वाइफ है या कमा रहे, इससे रिलेवेंस क्या है, क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, क्लबिंग में एक्चुअल में. तो आगे जाके देखेंगे कि चाइल्ड का इनकम जब क्लब होगा तो पेरेंट्स के हैंड में क्लब होगा. कौन से पेरेंट, फादर या मदर, जिसका इनकम ज्यादा है वो. ठीक है, तो मदर हाउस वाइफ है तो उसका इनकम नहीं है तो फादर के हैंड में क्लब होगा. तो ये रिलेवेंस था, लेकिन दिस पार्ट वी हैवंट डिस्कस, तो अभी के लिए अपने लिए रिलेवेंट नहीं है. ओके, तो दैट्स इट, बस इतना ही होगा. एंड देन टोटल लेकर के हम जो भी डिडक्शन है सेक्शन 16 का स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लेस करेंगे. ओके, तो विल यू गो थ्रू अगेन फ्रॉम दिस एग्जांपल. कुठे दिला, अच्छा अच्छा अच्छा, डाइनिंग टेबल वॉज बीन प्रोवाइडेड एट द बिगिनिंग. ओके, सो दैट वॉज एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. किधर गया वो, 4-seater डाइनिंग टेबल वॉज प्रोवाइडेड एट हिज रेसिडेंस. ओके, शुरुआत में ही दिया हुआ है एंड देन सेल किया हुआ है. सेल कब किया है 1 अगस्त. तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स एम्प्लॉय ने यूज किया है. तो यूज अगर कर रहा है तो यहाँ पे
ऊपर जो डाइनिंग टेबल वाला एक पार्ट रहेगा, एंड यूज ऑफ मूवेबल एसेट। तो डाइनिंग टेबल परचेस कितने में किया था? 90,000। तो 90,000 का 10%, 4 मंथ यूज किया तो 4 इन डिवाइडेड बाय 12 कितना? 3,000 एग्जैक्टली। दिस ऑल्सो वैल्यू विल बी टेकन बिकॉज इट वॉज बीन प्रोवाइडेड एट रेसिडेंट, शुरुआत से दिया था, सेल किया हमने एट मिड ऑफ द पीरियड। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। मूवेबल एसेट मोस्टली एग्जाम में ये सिमिलर एडजस्टमेंट आता है। मूवेबल एसेट शुरुआत से 5 मंथ्स के लिए यूज करने के लिए दिया हुआ है, पूरे साल के लिए वैसे दिया था, लेकिन 5 मंथ के एंड में सेल किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये सेल रिलेटेड भी परक्यूजिट आएगा एंड ये यूज रिलेटेड भी 5/12 करके परक्यूजिट आएगा 10% कॉस्ट के हिसाब से। ओके, चलो दिस वाज एन एडजस्टमेंट, दैट्स इट। बाकी स्ट्रेट अवे ना, चेक नहीं किया मैंने। ये 3,000, दिस वी हैव टेकन 22,000, दैट वाज करेक्ट। हमने कैलकुलेट किया, दैट्स इट। बाकी सब कुछ तो स्ट्रेट अवे। ओके, चलो कंटिन्यू करना है या बंद करना है? अब आपकी मर्जी नहीं है अब हमारी मर्जी है बस। ठीक है, चलिए काम करिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आज ही होमवर्क जा करके करिए। ओके, आज कंप्लीट करिए। आई वाज सपोज टू टेक दिस आल्सो बट दैट यू कैन नाउ प्रैक्टिस। ओके, चलो विल कंक्लूड फॉर नाउ। टुमारो वी वोंट बी हैविंग एनी एक्स्ट्रा लेक्चर क्योंकि डे आफ्टर टुमारो आपकी एमटीपी है। तो एमटीपी होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया हाउस प्रॉपर्टी, सेम मैनर में एट इवनिंग विल बी हैविंग एक्स्ट्रा सेशन। ओके, हाउस प्रॉपर्टी का भी वो तो हाफ आवर के अंदर मेरे ख्याल से या 45 मिनट्स के अंदर रिवीजन हो जाएगा एंड देन क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करना है। ओके, एंड देन आफ्टर दैट ओनली विल बी स्टार्टिंग विद द कैपिटल गेन्स रिवीजन। So simultaneously we'll complete with the revision part also.